नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के ऊपर। और हम इस समय बातचीत कर रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों के ऊपर, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे ऐसे कवियों के ऊपर जो कि रीतिबद्ध कविता से अलग कविता लिख रहे थे। उनमें हैं ठाकुर, ललक दास, खुमान और नवल दास। तो इन कवियों के नामों में आपने जरूर देखा होगा कि जो ठाकुर हैं, इनसे प्रायः सवाल पूछा जाता है। और हम जब भी रीतिमुक्त कवियों की चर्चा करते हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, तो एक लाइन में इन सभी कवियों का नाम हम बोल देते हैं। तो उसी में से एक हैं ठाकुर। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ठाकुर को लेकर काफी विवाद रहा है कि इनकी संख्या कितनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर चर्चा की हुई है, हम लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज लगातार हम कंटिन्यू रख रहे हैं। आप सभी इसका लाभ जरूर उठा रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज रामबाण साबित हो सकती है और आपका मनोबल भी बढ़ा सकती है। तो हम चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 55 के ऊपर। तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कोई कवि है तो वो ठाकुर है। और इनसे प्राय परीक्षा में सवाल आते हैं, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे ठाकुर को विकल्पों में शामिल करके पूछ लिया जाए, हर तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिसमें से 2 असनी के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। अगर आप सभी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अपने पास रखे होंगे तो एक परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने ठाकुर कवियों की चर्चा की है। तो इसकी संख्या तो 3 है, जिसमें से कि इन्होंने 2 को बताया है कि वो असनी के ब्रह्म भट्ट थे। असनी एक जगह का नाम है, वहां से 2 कवियों का संबंध है और एक कवि जिसका संबंध बुंदेलखंड के कायस्थ के रूप में है। आगे लिखते हैं, तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतों और मुहावरे आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 ठाकुर कवियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। वैसे हम जब भी रीतिमुक्त कवियों की बात करते हैं तो एक ठाकुर का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तथ्यात्मक तरीके से आप उन तीनों ठाकुरों को ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि 2 का संबंध कहाँ से है और तीसरे जो ठाकुर हैं उनका संबंध कहाँ से है। क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि कौन-कौन कहाँ से रहा है, क्योंकि नए पैटर्न में कुछ चमत्कृत कर देने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में इन नाम के ठाकुर नाम के कवियों का थोड़ा बहुत बिंब प्रतिबिंब बैठने लगा होगा। आगे लिखते हैं कि असली वाले प्राचीन ठाकुर। ठीक है, असली में जो 2 ठाकुरों की चर्चा की गई है उसमें सबसे जो पुराने ठाकुर हैं उनके बारे में लिखते हैं, ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलेगा, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर कवित्व सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में है। इनके ये 2 सवैये बहुत सुने जाते हैं। एक चीज आप देख रहे हैं कि मैं बार बार या फिर आप इतिहास ग्रंथों में ये चीज हमेशा पढ़ते होंगे कि रीतिमुक्त कवियों में ठाकुर का भी नाम आता है। तो यहाँ पर बात क्लियर करने की कोशिश की गई है कि इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग, जब मन की उमंग आती है तब वहां पर स्वच्छंदता या फिर मुक्तता का भाव आता है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर प्राचीन ठाकुर की चर्चा की गई। ठीक है, उनके हम 2 सवैये को देखते हैं यहाँ पर। सज सूहे दुकुलन बिच्छू छटा सी अटान चढ़ी घटा जोवती है, सुचिति हवय सुने धुनि मोरन की रसमाती संयोग सजोवती है, कवि ठाकुर वै पी दूरी बसै हम आसुन सो धन तन सोवती है, धन्य वे धनि पावस की रतिया पत की छतिया लगी सोवती है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे की जो पंक्ति है ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आप ध्यान में रखिए कि ये प्राचीन ठाकुर की कवि है जो कि असनी के रहने वाले हैं।
लेकिन विकल्पों में आप देखेंगे कि प्राचीन और दूसरे और बुंदेलखंडी ठाकुर का नाम नहीं आता है, बल्कि सीधे-सीधे ठाकुर शब्द ही वहाँ पर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रेम से संबंधित ही यहाँ पर पद दिए गए। आगे हम देखते हैं कुछ और पद हैं। बौरे रसालन की चढ़िडारन कूकत, कोयलिया मौन गहेना, ठाकुर कुंजन कुंजन, गुंजत भवनन भीर, चुपैबो चहेना, शीतल मंद सुगंधित, वीर समीर लगे तन धीर रहे ना, व्याकुल किन्हो बसंत बनाए के, जाए के कंत सो को कहे ना। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो रीतिमुक्त कवियों में खासतौर से विरह वर्णन की चर्चा की जाती रही है, चाहे वो घनानंद हो, चाहे यहाँ पर आप ठाकुर को देख रहे हैं बोधा आलम, क्योंकि कहीं न कहीं इनके कविताओं में प्रेम का तत्व महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है असनी वाले दूसरे ठाकुर। यानी प्राचीन ठाकुर के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब दूसरे ठाकुर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है, उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूसरे ठाकुर की बात की जा रही है और इनका जो परिचय दिया गया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का परिचय है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। एक बार मझौला के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित्व पढ़ा और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी के भाट नहरर कवि की कन्या के साथ विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरे ठाकुर हैं, इनके जीवन में किस तरीके से मोड़ आया हुआ है। हालाँकि इनका संबंध गोरखपुर जिला से था, लेकिन ये कहीं कविता सुनाते हैं और कविता कुछ सतही तौर की कविता होती है, तो इनके जो परिवारिक जन लोग हैं, इन्होंने इनको जाति से ही बाहर कर दिया। आजकल आप देखेंगे कि मंचों पर कविता करके लोग करोड़ों रुपए पाते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब असनी या फिर जो ये ठाकुर की बात की जा रही है, कि उस ज़माने में लोग कविता के महत्व को समझते थे कि असली और नकली कविता क्या होती है। तो इनको कुल मिलाकर जातिच्युत कर दिया गया और वहाँ से ये असनी चले गए और वहीं पर इन्होंने शादी कर ली, वहीं पर रहने लगे। तो ये एक तो तथ्य यहाँ पर मिलता है। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए हैं। तो देख रहे हैं आप कि 2 ठाकुरों की बात हम कर लिए, अगर कुछ पंक्तियाँ होंगी तो उसको भी देख लेते हैं। हालाँकि यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्णार्थ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका नाम से बनाई। अतः इनका कविता काल देखा जाए तो संवत 1860 के इधर-उधर माना जा सकता है। ये काशीराज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है, बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं रीतिकालीन कवियों में ठाकुर के ऊपर, लेकिन एक और तथ्य यहाँ पर आया कि अंबिका दत्त व्यास जिनकी रचना है बिहारी बिहार, जो कि बिहारी सतसई की टीका के आधार पर है, उसमें इनका कुछ वृत्तांत दिखाई पड़ता है, उसकी भूमिका में इनका नाम लिया गया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। 2 उदाहरण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिन्हे, अपने झकझोरन झुलावन लगी हरी, ताही को ससेटी तृण पत्रन लपेटि धरा, धाम ते आकाश धुरि धावन लगी हरी, ठाकुर कहंत सुचि सौरभ प्रकाशन मो, आछी भांति रुचि उपजावन लगी हरी, ताती सिरी बैहर वियोग वा संयोग वारी, आवनी बसंत की जनावन लगी हैरी। तो लगी हैरी जो यहाँ पर तुकबंदी आ रही है, इससे ध्यान में रखिए कि ठाकुर कवि की पंक्ति है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि विकल्पों में इस तरीके से नहीं आता कि कहाँ की कौन ठाकुर है, सिर्फ ठाकुर नाम से ही आता है। कुछ और पद हैं जिसमें देखते हैं कि प्रातः झुकमा मुखी भेष छपाए के गागर लय घरते निकरी रिक्ति, जान परीति
कितीक अपार अबार हैं, जाय परी ज होरी तरी धरी ती, ठाकुर दौरी परे मोई देख के, भाग्य बचीरी बड़ी सुघरी थी, वीर की सौ जो किवार न देऊं, तो मैं होरी हारन हाथ परी थी। ठीक है, तो ये पंक्तियां ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं अगले जो ठाकुर नाम के कवि हैं, उनका संबंध है बुंदेलखंड से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड्गराय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे के राव राजा, जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे, की पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। इसी कारण से गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहां संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे, इससे ये कभी वहां भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने भी एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीक्षत गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं, पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ठाकुर, जो बुंदेलखंडी ठाकुर की बात की जा रही है, उनका परिचय पद्माकर से भी था। और आप देखेंगे कि जो पद्माकर कवि हैं, इन्होंने हिम्मत बहादुर के ऊपर एक रचना भी लिखी है। आप लोगों के दिमाग में वो रचना आ गई होगी। होमवर्क के तौर पर मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हिम्मत बहादुर के नाम पर पद्माकर ने कौन सी रचना की है। और उन्हीं के आसपास में पद्माकर और ठाकुर के बीच में परिचय होता है और कई बार तो एक दूसरे में नोक-झोंक भी होती है। पद्माकर ने ठाकुर की कविताओं के बारे में लिखा कि ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं, पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी-उड़ी फिरती है। तो आप देख रहे हैं कि नोक-झोंक बहुत कम कवियों में आपने देखा कि इस तरीके से नोक-झोंक है। भक्ति काल में नोक-झोंक तो नहीं, लेकिन परिचय के बारे में बताया जाता है कि जो तुलसीदास थे और रहीम थे, आपस में दोस्त थे। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते थे तो उनको सुनाते भी थे और रहीम से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखा और जहाँ रहीम ने बरवे नाई का भेद लिखा था। तो ये तो था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पद्माकर और ठाकुर किस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये इस तरीके की बातें गहरे मित्र कर सकते हैं। ये नहीं कि 1-2 दिन की मुलाकात है और कोई किसी की आलोचना कर दे। आजकल आलोचना करना भी आप जानते हैं कि खतरे से खाली नहीं होता है। तो जब तक गहराई नहीं रहती है, तब तक आप ठीक से आलोचना भी नहीं कर सकते। तो ये आप देख रहे हैं, इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा परीक्षत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पड़े कि राजा परीक्षत लौट गए। ये ताकत थी उस समय के कवियों के कविताओं के अंदर। शायद वो ताकत आज कमजोर सी लगती होगी। आज कवि बनाए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं कि मैं कवि हूँ। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, बीएचयू में मैं एक पोस्टर देख रहा था, तो उसमें जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, सबके नामों के नीचे ब्रैकेट में किसी को आलोचक लिखा गया, किसी को अध्येता लिखा गया, ठीक है? किसी को लिखा गया युवा अध्येता। तो मेरे दिमाग में आया, क्या कोई बूढ़ा अध्येता भी होता है कि नहीं होता है? कि एक एक शिक्षक के नीचे में लिखा गया समीक्षक। तो मेरे दिमाग में आया, क्या समीक्षक और आलोचक दोनों अलग होते हैं? तो ये सारी चीजें शब्दों का अ, केवल मैं कहूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंदर शब्दावली में तो केवल शब्दाडंबर का प्रयोग किया जाता है। सही मायने में
शब्दों का बस यहाँ पर खेल है, कोई अध्येता है, कोई आलोचक है, कोई समीक्षक है, कोई कुछ है। तो ये घोषित किया जा रहा है। आजकल आप देखेंगे कि असली आलोचक और नकली आलोचक, असली आलोचक छिप जाते हैं और नकली आलोचक सामने आ जाते हैं। तो पोस्टर में मैंने देखा किसी की भी कोई ऐसी आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है जो कि कोई नया रास्ता निकालती। बस ये सब घोषित हो चुके हैं क्योंकि वो बीएचयू जैसी संस्थाओं में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो भी पढ़ाता है वो आलोचक हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर चापलूसी की हद है, तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है। बाकी हर जगह आप प्रोफेसर देखेंगे, डीयू में भी देखेंगे, जेएनयू में भी देखेंगे, जामिया में भी देखेंगे, हैदराबाद में। लेकिन उनके नामों के नीचे ब्रैकेट में लिखने की इतनी बहुत जिज्ञासा नहीं होती है जितनी कि बीएचयू वालों में होती है। तो समय एक ग्रुप जो काम करता है, किसी को कवि घोषित कर देता है, कभी को किसी को आलोचक घोषित कर देता है। लेकिन उस जमाने में आप देखिए कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में कवियों के सवैयों को पढ़ते हुए वो वापस लौट जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कैसे लौटे हम देखते हैं, वो सवैया क्या है। कैसे सुचित भय निकसो बिहसो बिलसो हृदय गलबाही, ये छल छिद्रन की बतियां छलते छिन एक घड़ी पलमाही, ठाकुर वै जुरी एक भई रचिहे परपंच कछु ब्रजमाही, हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात किनाही। तो इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद उनको लगा कि आगे उनके लिए खतरा है, तो वो वापस चले जाते हैं। ये है ताकत उस समय के कवियों के ऊपर। आज तो कवि आपको गंगा नदी में ही गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे कि कविता पढ़ के आप कूद जाए। ठीक है, आगे है, कहते हैं कि यह सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने कवित्व पढ़ा। वे निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहे, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेद जस की दिए रहे, ठाकुर कहत मुंज कुंज ते मृदुल मन, मोहनी स्वरूप धारे हिम्मत ये रहे, भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, और लव निबाहे आंखें एक सी किए रहे। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं ठाकुर की, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी है कि इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कट वचन कहा, तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो तीसरे नाम के ठाकुर है, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, उन ठाकुरों में सबसे ज्यादा फेमस। इसका मतलब है कि इन्हीं ठाकुर से ज्यादातर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही उनके राजा ने कटु वचन कहा, तो इन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली और बोले, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे न मुरके। तो आप देख रहे हैं कि ये पंक्तियां रीतिकाल की नहीं बल्कि इसमें वीर रस है। और आप देखेंगे कि जब हम आदिकाल पढ़ते थे तो वहां पर भी किस तरीके से आ, वीरता प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी। और उसमें था कि 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, 18 बरिस छत्री जिए, आगे को धिक्कार। तो यहाँ पर जो ठाकुर के अंदर एक संस्कार है, जो उनके अंदर ये स्वाभिमान जिसको हम कह सकते हैं, कि जब भी स्वाभिमान पर ठोस ठेस लगता है तो आप देख रहे हैं कि तुरंत इन्होंने अपनी असली बात बोल दी। सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे न मुर्के। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम सेवक हैं तो उन सिपाहियों के लिए हैं। ये नहीं है कि आप मुझे पुरस्कार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं तो मैं झुक जाऊंगा और आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये चीज उन उन दिनों के कवियों के अंदर भी। और ऐसा लग रहा है कि जो ठाकुर हैं ये तलवार इत्यादि भी लेकर चला करते थे। उस समय के कवि सावधान भी रहते थे क्योंकि ये युद्ध में भी मौका मिलता था तो उतर जाते थे। आगे है, नीत दिनवारे हैं माही के महिपालन को, ये के विशुद्ध है सनेही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के। यहाँ पर देख रहे हैं कि अदानिया शब्द आया हुआ है। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज भी ये शब्द काफी फेमस रहा है। चो चोचिन के चोची महा मौजिन के महाराज, हम कमिराज हैं, हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। तो ये नीचे की पंक्ति आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। ठीक है, ये पंक्ति पूछी जाती है कि किसके द्वारा लिखी गई है।
तो आप पहले भी जानते रहे होंगे और यहाँ पर आज क्लियर हो गया होगा कि इसके ऊपर की भी और बहुत सारी पंक्तियां रही हैं। उनसे जुड़ी हुई एक पंक्ति है, सबसे निचली वाली पंक्ति, हम कविराज हैं चाकर चतुर के, ठाकुर की पंक्तियां हैं। और किस सेंस में है कि जब उनकी नोक झोंक हो रही है हिम्मत बहादुर से, और ये इन्होंने अपने स्वाभिमान के तौर पर ये बात कही हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों का आशय क्या है। तो हम तो याद करके बैठे हुए हैं कि ठाकुर की पंक्ति है, ठाकुर की पंक्ति है, लेकिन आशय आज आप क्लियर कर लिया होंगे कि इसमें कहीं न कहीं स्वाभिमान झलकता है, कवि का स्वाभिमान। आगे भी है कि हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था, हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। तो आप देख रहे हैं कि कवि हैं और इनको बात करने का ढंग रहता है कि कौन सी बात कैसे कहना है। तो यहाँ पर ठाकुर ने इस बात को कह दिया। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है। तो यहाँ पर एक और तथ्य आपके दिमाग में आया कि जो ठाकुर ठसक नाम की रचना है वो तीसरे ठाकुर जो बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं उनकी रचना है। तो इसका मतलब है कि परीक्षाओं में जितने सवाल आते हैं ठाकुर से संबंधित, तो तीसरे ठाकुर बुंदेलखंड वाले से आते रहे। तो ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया था? लाला भगवान दीन। आगे चलकर आप देखेंगे कि हिंदी आलोचना में या फिर तुलनात्मक आलोचना में लाला भगवान दीन का काफी रोल रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि किसने इसको निकाला था, तो लाला भगवान दीन को आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई, ठीक है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीनों का जिक्र एक जगह किया हुआ है कि ठाकुर ठसक के आधार पर एक क्लियर करना मुश्किल है कि कौन किसकी पंक्ति है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा लेकिन फेमस बुंदेलखंड वाले। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे, ठीक है। आगे कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ठाकुर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि सच्ची उमंग के कवि थे। उमंग तो है ही, लेकिन कैसी उमंग? सच्ची उमंग। उमंग एक भाव है जैसा कि आप जानते हैं, और इसी को हम उत्साह के तौर पर देखते हैं। आमतौर पर जब मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ और कोई चीज लाने के लिए कहता हूँ, जैसे डस्टर हो गया या फिर कोई पेन ही हो गया या फिर रजिस्टर हो गया, तो देखता हूँ कि किन विद्यार्थियों में उमंग है। आप अपने उन बचपन के दिनों में याद कीजिए, जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को कुछ लाने के लिए भेजता था तो विद्यार्थी में एक उमंग होता था, उसको लगता था कि सर मुझे कितना मानते हैं, ठीक है। तो ये उमंग एक भाव होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इस भाव में थोड़ी कमी आती है। लेकिन बताया गया कि जो ठाकुर हैं ये सच्ची उमंग के कवि थे। सवाल पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही हुई है, तो तुरंत आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। देख रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण कथन है। पूछा जा सकता है कि ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कही, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा ठाकुर। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि परीक्षाओं में केवल ठाकुर शब्द का प्रयोग ही होता है। तो आप कुछ भी वहां पर ऑप्शन में रहेगा ठाकुर तो आप लगा देंगे, ठीक है। तो कहा गया कि ठाकुर जो थे वो सच्ची उमंग के कवि थे और इनमें कृत्रिमता मतलब दिखावटीपन नहीं था। जो थे वो साफ साफ सीधे सीधे थे, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर था। अभी जो मैं पीछे आलोचकों, समीक्षकों, अध्येताओं जैसे शब्दों को लेकर मैं आप सभी से कह रहा था कि शब्दों का आडंबर है, तो इनमें शब्दाडंबर नहीं, न कल्पना की झूठी उड़ान है। मैंने कहा ना कि आज के जितने भी कवि और आलोचक हैं सब में कल्पना की झूठी उड़ान है। बस उनको ये है कि बस संस्था का प्रयोग करते हुए अपने को स्टेब्लिश करना, उस तरीके का कोई काम ही नहीं किया। आप देखिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय में जुड़े होंगे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैंने एक किताब लिखी हुई है
मार्कंडेय नाम के कहानीकार हैं और मार्कंडेय को ग्रामीण परिवेश का कहानीकार माना जाता था, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा और विस्तार दिया हुआ है कि मार्कंडेय सिर्फ ग्रामीण कहानियां नहीं लिखते थे, बल्कि उन्होंने शहरी और मध्य वर्ग की कहानियां भी लिखी हुई हैं। तो विस्तृत रूप में विमर्शों से जोड़ते हुए हमने एक बहुत ही अच्छा आलोचनात्मक काम किया है। बहुत पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाया था उस पे शॉर्ट्स में कि ये मेरी पुस्तक है। हालांकि मैं थोड़ी छोटी संस्था में हूँ, तो वो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन आने वाला दिन इन छोटी बड़ी संस्थाओं का अब खत्म होने वाला है। अब तो हम आप लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। एक दिन मैं अपनी पुस्तक के ऊपर भी चर्चा जरूर करूंगा। मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आलोचक ही हूँ, लेकिन कई बार बहुत अच्छे कामों को दबा दिया जाता है बड़ी संस्थाओं के नाम पे। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, कई बार बड़ी संस्थाओं में पढ़ने वाले लोग भी आ, बहुत ज्यादा जानकार नहीं होते, फिर भी वो संस्थाओं का एक टैग लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं। तो मैं ये बात उन सुदूर इलाके के बच्चों को कह रहा हूँ जिनको ये न लगे कि फलाना जेएनयू में पढ़ रहा है, डीयू में पढ़ रहा है, बीएचयू में पढ़ रहा है, तो मैं उससे कमजोर हूँ। क्योंकि आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़ चुके हैं, तो आप उनको टक्कर दे सकते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को, बीए वाले विद्यार्थियों को कहता हूँ, एमए वालों को, कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बीए के बच्चों, बीएचयू के बच्चों में बैठेंगे, जेएनयू में बैठेंगे या फिर डीयू में बैठेंगे, आप आंख में आंख डालकर पढ़ाएंगे और वहां के बच्चे पूछने लगेंगे कि तुमको कौन पढ़ाता है, तो आप लोगों के पास उत्तर है ही। तो यहाँ पर कल्पना की झूठी उड़ान बिल्कुल नहीं है ठाकुर कवि के अंतर, और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उनसे उक्तियों में और स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावत करती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ठाकुर जो हैं वो स्त्रियों की बातों को कितना गंभीरता से सुनते थे। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कई जगहों पर पुरुष भी स्त्री के वेश में एक्टिंग करते हैं, लेकिन यानी कि वो कहीं न कहीं स्त्री जीवन को भी जीने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कपिल शर्मा प्रोग्राम में देखे होंगे और अन्य जगहों पर अब तो हर जगह शॉर्ट वीडियो का ज़माना है और जो भी अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो ठाकुर हैं, वो स्त्रियों की बातों जैसे स्त्रियाँ बात-बात में कहावतों का प्रयोग करती हैं, न जाने आजकल ये इसका प्रचलन थोड़ा-सा कम है। नहीं तो हमारी दादी और नानी इत्यादि हुआ करती थी, तो बात-बात में वो कहावतों का प्रयोग करती थी। मेरी दादी के पास तो बहुत कहावतें थी। आप लोगों की दादियों के पास भी होंगी। उनके हृदय के भावों के भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वाङ्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। ये देखिए सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। अभी तक हम तमाम रीतिकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर पर चिंतन करते हुए लोकोक्तियों पर विशेष ध्यान दिया है कि अगर लोकोक्तियों की बात करें तो जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, शायद हिंदी कविता में किसी ने किया है। इन कहावतों में कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की है। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। ये देखिए कथन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला कहाँ पसंद करता, जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। इसीलिए हम इनको रीति मुक्त कविता के अंतर्गत रखते हैं। तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा कि जिस ठाकुर को आप एक लाइन में जानते थे कि ये रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पर विस्तार से उनके बारे में आप समझ पा रहे होंगे। आगे लिखते हैं कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। अब देखिए किसी के बारे में शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रयोग नहीं किए थे। अनेकांगदर्शी कवि कौन थे? वो ठाकुर थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अकथी, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सव में मग्न दिखाई पड़ते थे। जो बुंदेलखंड के आसपास में चीजें, जो त्योहार मनाए जाते हैं, ये चीजें आप देखेंगे कि पद्माकर में भी दिखाई पड़ते हैं। और ठाकुर और पद्माकर की जो नोक-झोंक है, उसके बारे में आप पहले पढ़ पढ़ चुके हैं। कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता आदि पर
क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे। रूढ़ के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़े चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिए यहाँ इनके थोड़े ही से पद्य दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर की खास विशेषताओं से आप परिचित हो गए होंगे। पद्यों को हम देखते हैं। सिख लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सिख लिन्हो जस औ प्रताप को कहानो है, सिख लिन्हो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सिख लिन्हो मेरु और कुबेर गिरि आनो है। ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात, याको नहीं भूल कहूँ बाधियत बानो है। ढेल सो बनाए आए मेल सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीचे की पंक्ति आपको बिल्कुल याद आ गई होगी कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं इस पंक्ति को देखा है। और ये पंक्ति किसकी हो गई? ठाकुर की। और एक पंक्ति का प्रयोग कब वो कर रहे हैं? जब आप देख रहे हैं कि उनका यही मानना है कि जो भी क्षुद्रता है, कुटिलता है, क्षोभ है, इन सबको प्रकट करने के लिए जब वो खिन्न और उदास देखे जाते थे, तो एक कवि कर्म को कठिन मानते थे। वो कहते थे कि लोग भले कवित्व को खेल के रूप में देखते हों, लेकिन सही मायने में कवित्व करना मुश्किल है। ठीक है? लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो, ये खेल नहीं है। ठीक है? हर व्यक्ति आलोचक, कवि, समीक्षक, अध्येता, युवा अध्येता, बूढ़ा अध्येता, वरिष्ठ आलोचक, सुपरिचित आलोचक, बीएचयू का अगर आप पोस्टर देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। और मैं तो वहाँ के कई विद्यार्थियों को भी देखता हूँ, शोधार्थियों को। मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके गॉडफादर अगर बन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। शोधार्थी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर रिसर्चर नहीं पैदा हो रहे हैं, बल्कि रिपोर्टर पैदा हो रहे हैं। ठीक है? कि आज कौन सा कार्यक्रम हुआ, फलाना सर आए, बहुत अच्छी-अच्छी बात किए, ढेकाना सर आए, बहुत अच्छी-अच्छी बात किए। तो रिसर्चर नहीं बल्कि रिपोर्टर इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तैयार हो रहे हैं। ठीक है? तो ये चापलूसी की हद है और इससे दूसरे शोधार्थी भी प्रभावित होते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है। क्योंकि आजकल के गुरु, सही मायने में सच्चे गुरु तो मैं क्या कहूँ, दूसरे के कान भरने से भी दूसरे का नुकसान करने लगते हैं। जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये बात अगर पहुँचेगी कभी तो उनको लगेगा कि ये तो हमारा विद्यार्थी रहा। हालाँकि मैंने बीए किया है, बीए के विद्यार्थियों की कोई औकात नहीं होती है किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है? जब तक आप एमए, पीएचडी न करें। फिर भी मेरा वहाँ से जुड़ाव है और बहुत सारे अच्छे प्रोफ़ेसर भी हैं। कुछ ऐसे प्रोफ़ेसर्स के बारे में मैं इस बात को कर रहा हूँ, जो कि विश्वविद्यालय में कम और विश्वविद्यालय के बाहर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और केवल संस्था का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर के माध्यम से मैं कई व्यावहारिक चीज़ों को भी आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि ठाकुर का कहना था कि जो कवित्व है वो खेल नहीं है। उसके लिए कवि कर्म कठिन है। ठीक है ना? आगे है 10 बार 20 बार बरज दई है जाहि, एतै पै न माने जो तो जरन बनन देव, कैसी कहा कीजिए कछु आपनो करे न होय, जाके जैसे दिन ताहि तैसे ही भरन देव। ठाकुर कहत मन आपनु मगन राखो, प्रेम निहंसक रस रंग बिहरन देव, विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। ठीक है? तो ये स्वच्छंदता के भी एक तरीके से पुजारी कहे जा सकते हैं ठाकुर। किसी को बांध कर रखना इनको पसंद नहीं था। आगे है, अपने अपने सूठ गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पैरी, अगनान में भीजत प्रेम भरे समयो लखिमय बलि जाओ पैरी, कहे ठाकुर दोउन की रुचि सो रंग हवै उमड़े तो ठाव पैरी, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटा नंद गांव पैरी, वा निर्मोहिनी रूप की राशि ज्यों उर हेतु न ठानत हवै है, बारह ही बारह बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचान नति हवै है, ठाकुर या मन की प्रतीत है जो पै स्नेह न मानत हवै है, आवत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष के जानत हवै है। तो हवै है यहाँ पर आप देख रहे हैं तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। ये सभी पंक्तियां ठाकुर द्वारा लिखी गई। आगे भी है, यह चारों ओर उदय मुखचंद की चांदनी चारों निहारी लहरी, बलि जौ पे अधीन भयो पी प्यारी तो एतो बिचारी बिचारी लहरी, कभी ठाकुर चूकी गयो जो गोपाल तोते बिगड़ी को सभारी लहरी, अब रहे न रहे यह समयो बहती नदी पाय पखारी लहरी। तो देख रहे हैं कि ये पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और ठाकुर कवि ने अच्छी कविता लिखी हुई है।
ठीक है ना, यहाँ पर आप इन पंक्तियों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी है, पावस तय परदेश तय आय मिले पिय औ मन भाई भई है, दादुर मोर पपिहरा बोलत ता पर आन घटा उनई है, ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी दामिनी कौंध किते को गई है, राव अब तो घनघोर घटा गरजो बरसो तुम्हें धूर दई है। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, ये जो पंक्ति है, दादुर मोर पपिहरा बोलत ता पर आन घटा उनई, ये पंक्ति ठाकुर द्वारा लिखी गई है। कई बार ऐसा लगता है कि ये घाघ इत्यादि लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ठाकुर की, ठीक है ना। घाघ के बारे में भी ये माना जाता है कि वो ऋतुओं पर कविताएं और फिर इस तरीके से कविताएं लिखा करते थे, लेकिन ये ठाकुर की पंक्ति है। पिय प्यार करे जेहि पै सजनी तेहि की सब भौतिन सैयत है, मनमान करो तो परो भ्रम में फिर पाछे परे पछतैयत है, कभी ठाकुर कौन कि कासव कहाँ दिन देख दशा बिसरत है, अपने अटके सुन ऐरी भटू निज सौत के मायके जहियत है। ठीक है, ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। तो ठाकुर की पंक्तियों को आप जरूर ध्यान में रखिए। आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कवि है तो ठाकुर, ठाकुर से जोड़ते हुए हमने बहुत सारी व्यवहारिक चीजें भी बताई, तो उनसे भी आप कुछ सीख सकते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है ललक दास। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, बेनी कवि के भड़ौवा से ये लखनऊ के कवि कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णन ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। तो सत्योपाख्यान, इसमें आप देख रहे हैं कि राम कथा को आधार बनाया गया है, जन्म से लेकर विवाह तक की बात की गई है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाह उत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वही इसका भी है, पर इसमें सादगी है और केवल दोहों चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयों को हम देखते हैं। धरि निज अंक राम को माता, लह्यो मोद लखि मुख मृदु माता, दंत कुंद मुक्ता सम सोहे, बंधु जीव सम जीभ विमोहे, किसलय सधर अधर छवि छाजे, इंद्र नील सम गंड विराजे, सुंदर चिबुक नासिका सोहे, कुमकुम तिलक चिलक मन मोह, काम चाप सम भ्रकटी विराजे, अलक कलित मुख अत छवि छाजे, यही विधि सकल राम के अंगा, लख चुमति जननी सुख संगा। तो देख रहे हैं कि ये जितना भी पंक्तियां हैं या फिर पद है, ये सवैये में लिखा गया है, और सॉरी चौपाई में लिखा गया है, और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले जो कवि हैं इनका नाम है खुमा। इनके बारे में लिखते हैं, बंदी जन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है, अमर प्रकाश, अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पच्चीसी, नीति विधान, समरसार, नृ सिंह चरित्र, नृ सिंह पच्चीसी। तो इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। तो लक्ष्मण शतक इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। ये आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि खुमान, यानी कि जो इसमें खू आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद मान देख रहे हैं, मान इसमें उपनाम के रूप में, यानी मान किस कवि का उपनाम है, तो वो है खुमान। तो याद करने का बहुत ज्यादा इसमें झंझट नहीं है, याद कर सकते हैं। नीचे एक कवित्व इनका दिया गया है, उसको देख लेते हैं। आयो इंद्रजीत दस्कंद को निर्बंध बंद, बोल्यो राम बंधु सो प्रबंध किरवान को है अंशुमाल, को है काल विकराल, मेरे सामूहे भये न रहे मान महेशान को, तू तो सुकुमार यार लखन कुमार, मेरी मार बेसुमार को सहैया घमासान को, वीर न चितैया रणमंडल रितैया, काल कहर बितैया ही जितैया मघवान को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंद्रजीत, दूसरा नाम था मेघनाथ का, और लक्ष्मण और इंद्रजीत यानी मेघनाथ के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, आप
रामचरितमानस में भी देखे होंगे, रामायण में भी देखे होंगे। अगले जो कवि उनका नाम है नवल दास कायस्थ। इतना महत्वपूर्ण कवि नहीं है, फिर भी इतिहास ग्रंथ में इनका नाम दिया गया है, तो देख लेते हैं। ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। देखिए, यही होता है, कई बार गुगली फेंक दी जाती है और हम आउट भी हो जाते हैं। मान लीजिए, एक आप देखेंगे आदिकाल में लिखा गया कि ये अच्छे सूत्रकार थे, ठीक है? और यहाँ पर लिखा गया है कि ये अच्छे चित्रकार भी थे। तो ये बात किसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं? वो है नवल दास। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम है और ढेर सारे ग्रंथ नवल दास कायस्थ ने लिखा हुआ है, जिसमें रास पंचाध्यायी, रामचंद्रिका विलास, शंका मोचन, जौहरनी तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, सुखरंभ संवाद, शुकरंभा संवाद, नाम चिंतामणि, मूल भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, आल्हा रामायण, रुक्मणी दंगल, मूल ढोला, रहस्य लावनी, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नागरी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सिमिरेनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड। तो तमाम रचनाएं तो हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जिनके पास अनुभव कम है, उनको लगेगा कि रास पंचाध्याय तो मैं दूसरे का पढ़ा हुआ था, ठीक है? तो जो मेन है उन्हीं का आपको याद रखना है। ये तो ऐसे ही नाम में आ गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत कम सवाल इन कवियों से पूछे जाते रहे। तो जो मेन रचना है और मेन रचनाकार है उनको तो आप याद रखिए। बाकी यहाँ पर कभी कभार मान लीजिए रास पंचाध्याय में मेन कवि का नाम न देकर नवल दास का दे दिया, तो आप वहां पर सही उत्तर नवल दास लगा सकते हैं। लेकिन जो मेन रचना है पहले आप पढ़ चुके हैं और वही उनके सही मायने में है, ठीक है ना? वैसे भी आप देखते हैं कि एक नाम से कई रचनाएं होती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। वहां पर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू का प्रयोग करना है कि आखिरकार इसमें कौन सा विकल्प होगा। जो भी पेपर बनाएगा रास पंचाध्याय में दोनों प्रमुख कवियों का नाम नहीं देगा, किसी एक का ही देगा। लिखते हैं कि उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं। सही बात है, बहुत सारी आयामों को इनकी पुस्तकों ने कवर किया हुआ है। इनके पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लिख तो दिया गया लेकिन प्रकाशित ही नहीं है। अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टें में उद्धृत उदाहरणों के को देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। एक चीज आप देख रहे हैं कि इन कवियों को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि जैसे हम आगे आधुनिक काल में पढ़ेंगे कि ब्रज भाषा से सीधे खड़ी बोली का कैसे विकास होने लगा, तो थोड़ा थोड़ा उसका रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि खड़ी बोली अचानक आना शुरू हो गई। हालांकि खड़ी बोली का प्रयोग हम तो आदिकाल से ही देखते हैं, लेकिन कैसे धीरे धीरे उसका रूप परिमार्जित होने लगता है या फिर परिनिष्ठित होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आप देखेंगे जो कि खड़ी बोली से जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अभव अनादि अनंत अपारा, अमन अप्राण अमर अभिकारा, अग अनीह आत्म अविनाशी, अगम अगोचर अविरल वासी, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा। देख रहे हैं कि इस तरीके से गद्य का रूप थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। आगे भी है, सगुण स्वरूप सदा सुषमा निधान मंजू, बुद्धि गुण गुणन अगाध बनपति से, भनय नवलेश फैल्यो विशद मही में यस, बरन इन पावे पार झार फनपति से, जगत निज भक्तन के कलुष प्रभंजय रंजय, सुमति बढ़ावे धन धान धन संपत धनपति से, अवर न दूजो देव सहस प्रसिद्ध य, सिद्धि बरदैन सिद्ध इस गणपति से। तो ये पंक्तियां आप नवल दास कायस्थ का याद रख सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर हमने रीतिकाल के अन्य कवियों के सीरीज में ये अंतिम चरण से पहले का वीडियो लेक्चर था। इसके बाद हम आएंगे तो पूरा रीतिकाल खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा आधुनिक का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि जो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लगातार 1 घंटे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप सभी को कैसा लग रहा है? क्योंकि आप सभी के कमेंट्स ही हमारे लिए संजीवनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझते हुए कमेंट्स करेंगे कि हाँ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और चूँकि हम लोग एकेडमिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो एकेडमिया में जो भी कुछ दिखावटीपन वाले काम होते हैं, उनको भी आप सभी को बताना ज़रूरी है। ये अनुराज हिंदी अकेडमी कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक
एकेडमिक संस्कार देने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी से एक सर्वे टाइप का पूछा था कि हिंदी साहित्य के 5 सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन से हो सकते हैं? तो चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस चैनल की खास विशेषता आप देखेंगे कि इसमें आपको रचनात्मक कर्म भी सिखाया जाता है, या फिर कैसे नई रचना को किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, संस्मरण, कहानी या फिर कविता, जो भी चीज़ें हैं, या फिर नए रिसर्च को लेकर, तो इसका थोड़ा-सा आयाम आप देखेंगे बड़ा है, सिर्फ़ कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी कमरे में बैठकर वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फिर एक व्यक्ति को आप सुन रहे हैं। आपको लगेगा कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कक्षा में बैठे हुए थे और कोई बहुत बड़े प्रोफ़ेसर पढ़ा रहे थे। तो इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।